सर सर्वेश आपने टेस्ट दिया? हाँ तो क्या जरूरत थी भाई 3 बार टेस्ट देने की? सर, क्योंकि मैंने गलती किया था ना, तो गलती सुधारने के लिए। तो गलती सुधारते सुधारते भी 20 में 20 क्यों नहीं आया? सर एक छूट गया। आपने पहली बार टेस्ट दिया 13 मार्क्स आए आपको, आपने दूसरी बार टेस्ट दिया 14 मार्क्स आए आपको, आपने तीसरी बार टेस्ट दिया 19 मार्क्स आए आपको। बट गुड, अटेम्प्ट आपने किया, वेरी गुड। नेक्स्ट कौन है जिन्होंने टेस्ट दिया? सर मैंने। क्या नाम है? क्या नाम है? यशश्री। क्या नाम है? क्या नाम है? यशश्री। यशस्वी। मैडम हाँ। क्या गलती मेरे से हुई ताकि उस वीडियो में पूरा का पूरा पढ़ाने के बाद आपके मार्क्स 12 आए? एम आई राइट? सर आपसे मिस्टेक नहीं हुई, मैंने क्वेश्चन ही आधे पढ़ के सीधे आंसर पे क्लिक कर दिया, तो वो मेरी गलती थी, मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा सीधा से। मतलब आप लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि मुझे ये दिखेगा, आप लोग क्या कर रहे हैं वो मुझे दिखेगा, ये मैंने बताया ही नहीं था एक्चुअली में। मुझे बस ये देखना था कि कितने लोग जगे हुए हैं। नहीं सर। ओके, यशस्वी पुरोहित ना? हाँ सर। गुड, आपने अटेम्प्ट किया एटलीस्ट, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको 12 ही मार्क्स आए, लेकिन फिर से देखना चाहिए था, बट आपने अटेम्प्ट किया। और कौन है जो टेस्ट दिया? मैंने दिया था सर। क्या नाम है? डिम्पल जोशी। डिम्पल जोशी, 18 मार्क्स, isn't it? यस सर। गुड, 18 इज गुड मार्क्स। ठीक है, आपने एक ही बार अटेम्प्ट किया, लेकिन 2 क्वेश्चन कौन सी गलती हो गई मैडम जो आपकी इस वीडियो में नहीं थे? नहीं सर, वो एक्चुअली मैंने ऑप्शन नीचे देखा नहीं था, इसीलिए नहीं समझा। देखिए, लास्ट क्लास कम से कम 55 लोग जुड़े थे, और उस 55 लोगों में मुंबई से जितने लोगों, आप लोगों में से जितने लोगों ने टेस्ट दिया, उनमें से अनास सैयद 14 मार्क्स, यशस्वी 12 मार्क्स, डिम्पल जोशी 18 मार्क्स। अक्षय जुड़ा हुआ है क्या? अक्षय नहीं है, 2 बार इन्होंने टेस्ट दिया। यस सर, मैं आया हूँ। अच्छा, अक्षय 2 बार माइक का किया आपने, प्रॉब्लम। एक बार 16 मार्क्स, एक बार 19 मार्क्स आपको आए हैं, बट गुड, वेरी गुड। हरीश 16 मार्क्स, मीना कनौजिया 18 मार्क्स, साहिल सिंह सरोदे 16 मार्क्स, और अक्षय आपने भी 3 बार टेस्ट दिया है क्या? हाँ सर, 3 बार दिए। जब तक 2020 ना आया तब तक टेस्ट देने का विजन था क्या? बट गुड, 19 मार्क्स आपने हाँ सर। फाइनली लाए हैं, 19 मार्क्स आपने फाइनली लाए हैं, ठीक है। मतलब देखिए, 55 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ आप में से 8 लोगों ने टेस्ट दिया है। यही वो कारण है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा टेस्ट देने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिनके मन में कुछ करने का इच्छा रहता है, वो यहाँ पे आप मेरे को देखने को मिलते। इस कारण से मैंने ये नहीं बताया था कि आप जो वहां पे सबमिट करेंगे, जिस टाइम में आप सबमिट करेंगे, जिस क्वेश्चन का आंसर आप पुटअप करेंगे, वो सारी की सारी चीज मुझे यहाँ पे मेरे डैशबोर्ड में देखने को मिलेगी। मुझे सिर्फ ये देखना था कि मुंबई वाले बच्चे जिन्हें मैं 1 घंटे का टाइम संडे को इतने बिजी शेड्यूल में निकाल के देता हूँ, उसमें से कितने जगह हैं और कितने सोए हैं। यस सर। ठीक है, हेलो सर, मैंने बोलो भी क्या दिया हुआ? था, लेकिन नीचे सबमिट का ऑप्शन ही नहीं आया था। अरे, तो इन लोगों को सबमिट कैसे, भूत लग गया क्या उस सिस्टम में? क्या मालूम सर, लेकिन मुझे ऑप्शन नहीं आया नीचे। अरे ऐसा मत बोलो मैडम, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करने का है कि नहीं। चले सर, इनिशिएटिव अच्छा है। जी जी, ये इनिशिएटिव सर मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। ओके, लास्ट क्लास हमने बेसिकली 3 टॉपिक को कवर किया था। एक में हमने बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। इस मॉनेटरी पॉलिसी को 2 पार्ट में हमने तोड़ के देखे थे। एक में हमने क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल की बात की थी, दूसरे में हमने क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल की बात की थी। क्वालिटेटिव में चाहे वो क्रेडिट रेगुलेशन हो, मोरल सुएशन हो, पब्लिसिटी हो, डायरेक्ट एक्शन की तमाम बातें थी। व्हेयरएज इन क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल की जगह जो क्वांटिटेटिव में हम आए थे, बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट से लेके ओएमओ, एमएसएफ और एलएएफ तक की बात करते हुए हम डायरेक्ट चले थे आरबीआई के एक्ट 1934 में, और वहां पे सेक्शन नंबर 3 की बात हमने की थी, जहां पे एस्टैब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताया था। सेक्शन नंबर 7 में हमने आरबीआई को गवर्नमेंट डायरेक्टिव या कंट्रोल करेगी, ये बातें हमने बताए थे। 20 में गवर्नमेंट जो बिजनेस है वो आरबीआई रन करेगी, ये बातें हमने बताई थी।
22 में नोट प्रिंटिंग का पूरा प्रावधान आपके आरबीआई के सेक्शन नंबर एक्ट 1934 सेक्शन नंबर 22 में है। 24 में डिनोमिनेशन एंड डिमोनेटाइजेशन की बात हमने की थी। 42 में हमने सीआरआर रिजर्व की बात हमने आपके साथ की थी, और फिर बाद में हमने बीआरए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 तक की बात किया, जिसमें हमने ये बताया सेक्शन नंबर 9 में कि नो बैंक कैन होल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन ओन एसेट। 20 में हमने बताया था कि 20 हमने लिखवाया नहीं था तो उसकी बात ही नहीं की। ये 22 में हमने बताया था कि बैंकों को लाइसेंस देना इज द सेम फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 24 में हमने एसएलआर रिजर्व की बात की थी। 35A में हमने बैंकिंग अम्बोसमेंट की बात की थी, और 45Z में हमने पेड इंस्ट्रूमेंट कैन बी रिटर्न टू द कस्टमर। इतनी बात करते हुए हमने अपने लास्ट के क्लास खत्म किया था। आज उस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आज सिर्फ एक नए लोग जुड़े हैं। कितने नए हैं? सर मैं नहीं। सर मैं भी नया हूँ। सर मैं भी नहीं। अरे यार रुको 1 मिनट रुको, पर देखने दो किसने मैसेज लिखा है। आई गेव किसने लिखा है ये? अच्छा ये ससुरी ने लिखा है, ठीक है ओके। कौन नए हैं? सर मैं हितेश। सर मैं दिव्या। आंचल गुप्ता। दिग्विजय मिश्रा। अरे नए हैं मतलब इस वीक में ज्वाइन किया आप लोगों ने क्या? हाँ सर इस वीक ठीक है, देखिए इस वीक में ज्वाइन किया है, तो जो मैंने अभी तक 2 क्लास आप लोगों की छूट गई है, उन 2 क्लासेस को रिपीट किया जा सकता है, बट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक बड़ा सिलेबस बैंकिंग का है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि यूट्यूब के चैनल पर जाके आप उन चीजों को देख सकते हैं, क्योंकि इन चीजों को रिपीटेशन करने में हमें फिर से 3 महीने के बाद वापस आना पड़ेगा। 2 ही क्लास छूटा है, कोई बड़ी क्लास आपकी छुट्टी नहीं है। हमने अभी आरबीआई तक की बात की है। आज क्लास से सबके लिए फ्रेश बात ये कि हमने लास्ट क्लास जो आरबीआई की क्वांटिटेटिव टूल्स में ओएमओ, एमएसएफ और एलएएस को अपने जेब में ही रख लिया था, उसकी बात पहले करेंगे। फिर बैंक और एनबीएफसी में डिफरेंस क्या है उसकी बात दूसरी करेंगे, और क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक, आपके इंडिया में कितने टाइप की बैंक होती है। जो भी बैंक आपने देखा है, चाहे किसी कमर्शियल बैंक को देखा हो, पब्लिक सेक्टर बैंक को आपने देखा हो, नेशनलाइज्ड बैंक को आपने देखा हो, प्राइवेट बैंक को आपने देखा हो, फॉरेन बैंक को आपने देखा हो, डेवलपमेंट बैंक को आपने देखा हो, रीजनल रूरल बैंक को आपने देखा हो, न्यू बैंकिंग लाइसेंस आरबीआई ने 2015 में दिया उसको देखा हो, स्मॉल बैंक आपने देखा हो, पेमेंट बैंक आपने देखा हो, पोस्ट ऑफिस बैंक आपने देखा हो, या फिर भारतीय महिला बैंक जिसको हमने एसबीआई में ही विलय कर दिया 2017 में। ये सारी बात हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक के क्लास में संभवतः शुरुआत करने की हम कोशिश करेंगे। शुरुआत हम ओएमओ, एलएएस और एमएसएफ के साथ करना चाहते हैं। ध्यान से सुने कि होता क्या है। ये ओएमओ, उसके बाद एमएसएफ और उसके बाद एलएएस। संभवतः जिनकी आज पहली क्लास नहीं है उनके लिए ये तीनों टर्म नया नहीं होगा, क्योंकि स्पष्ट लास्ट क्लास में हमने इन तीनों के नाम और इन तीनों के फुल फॉर्म आरबीआई के क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के फुल फॉर्म में आपको दिखाया था, और ये बताया था कि ओएमओ स्टैंड फॉर ओपन मार्केट ऑपरेशन, whereas MSF stand for माइक ऑफ करो, जिनका माइक ऑन है माइक ऑफ करो। MSF, the full form of MSF is marginal standing facility and the full form of LAF is liquidity adjustment facility। लिखने की कोशिश कतई ही नहीं करें जब तक मैं बोल रहा हूं। जितनी बात मैं बोल रहा हूं उन चीजों को पहले समझाऊंगा और सारी की सारी बात मैं आपके बोर्ड पर लिखूंगा। जब मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो ही आप लिखने की कोशिश करें, नहीं तो कंसेप्ट अंदर जाएगा ही नहीं, लिखने ही में आप रह जाएंगे। ओएमओ होता क्या है? ओएमओ क्या होता है? नाम नहीं लिखा हुआ है ओएमओ के नाम में। क्या है? ओपन। किस चीज का ओपन है भाई? तो ओपन है किस चीज, कहां पे? तो मार्केट में। तो ओपन मार्केट हो गया, और क्या है? तो ऑपरेशन है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, अगर क्लर्कियल एग्जामिनेशन में सिर्फ फुल फॉर्म ही जानते हैं तो काम आपका क्लर्कियल का तो निकल जाएगा, लेकिन प्रोफेशनल या ऑफिसर वगैरह के एग्जामिनेशन में जाएंगे तो सिर्फ फुल फॉर्म से काम निकलेगा नहीं। होता क्या है ओएमओ तो जाने, क्योंकि ये मॉनिटरी पॉलिसी का पार्ट है, तो आपको ये पता चल गया है कि मॉनिटरी पॉलिसी में होता क्या था। तो मॉनिटरी पॉलिसी में बेसिकली क्या होता था,
कि पैसे को कंट्रोल करने का काम आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती थी। तो वही काम ओएमओ में भी किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? तो मार्केट में अगर पैसे ज्यादा चाहिए या मार्केट से अगर पैसे को निकालना है, ये काम गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी आप सिर्फ इतनी ही बात जाने कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिस मार्केट के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का खरीद फरोख्त होगा, फिर से बोलता हूं, गांठ बांध के सुने, जिस मार्केट के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का खरीद फरोख्त होगा, द मार्केट इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब आप कहेंगे सर गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है क्या, तो आज जाने आप। एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिस समय मनी मार्केट पढ़ाऊंगा उसमें पढ़ाऊंगा कि ट्रेजरी बिल क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, या कमर्शियल पेपर क्या है। अभी आप सिर्फ इतनी बात जाने कि ट्रेजरी बिल को हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट ने बोला कि 10 लाख का ये ट्रेजरी बिल है ना, तो गवर्नमेंट आपको ट्रेजरी बिल आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन जिस समय आप सेल करेंगे तो ट्रेजरी बिल जैसे 10 लाख का था, हो सकता है कि आपको 9 लाख या 9,20,000 में आपको मिल जाता, और जिस समय आप सेल करेंगे उस समय 10 लाख आपको मिलेगा। तो ये जो 80,000 है ये आपका प्रॉफिट है। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुने, मैंने बोला कि 10 लाख रुपए का ट्रेजरी बिल आपने परचेज किया 9,20,000 रुपए में। जब उस ट्रेजरी बिल की मैच्योरिटी आई तो आपने जब उस ट्रेजरी बिल को बेचा, जब सेल किया मार्केट में, तो आपको मिला 10 लाख। आपकी प्रॉफिट कितनी हुई? 80,000। गवर्नमेंट को क्या मिला? तो गवर्नमेंट को जिस समय मार्केट से पैसे खींचने थे उस समय आपको ट्रेजरी बिल उन्होंने बेच दिया। फिर से ध्यान से सुने, क्या होता है मार्केट से पैसे का लिक्विडाइजेशन का सकिंग और इन्फ्यूजन। मार्केट से पैसे निकालने हैं तो हमने क्या देखा, बैंक रेट, रेपो रेट वगैरह को हम क्या करते हैं तो बढ़ा देते हैं। जैसे ही बढ़ाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, मार्केट से पैसे निकल के बैंक के पास आएंगे, बैंक से सीआरआर और एसएलआर रिजर्व के चलते आपके आरबीआई के पास पहुंच जाएंगे। सेम काम यहां भी किया जा रहा है। मार्केट से पैसे निकालने हैं, ट्रेजरी बिल को ले आया जाएगा, 9,20,000 रुपए आपने दे दिए, मार्केट से 9,20,000 रुपए कम हो गए। गवर्नमेंट ने उस दिन 9,20,000 मार्केट से खींच लिए, और आपका फायदा यह है कि जिस समय आप सेल कर रहे हैं तो 80,000 आपकी प्रॉफिट हो रही है। आपको इन जो चीजों को मैंने समझाया है ये समझने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है ओपन मार्केट ऑपरेशन का डेफिनेशन क्या होता है और उस ओपन मार्केट ऑपरेशन का फुल फॉर्म क्या है। मैंने सिंगल लाइन में आपको लिखा है, सिर्फ और सिर्फ जब भी ओएमओ का नाम आपके जहन में आएगा तो सिर्फ एक ही चीज जहन में आना चाहिए, वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। In the market where government securities will be sell and purchase, the market is known as open market operation. यहां पे एग्जांपल के लिए मैंने आपको ट्रेजरी बिल बताई है, there are so many government securities. आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई लाएगी, बैंक उसको सेल करेगा, आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए बैंक से भी पैसा आरबीआई के पास जा रहा है, आपसे भी पैसा आरबीआई के पास जा रहा है, तो लिक्विडिटी क्या हो रही है? लिक्विडिटी यहां से निकल के आरबीआई के पास पहुंच रही है। मार्केट में लिक्विडिटी का फ्लो क्या होगा? तो कम होगा। इस कारण से हमने ट्रेजरी बिल को लाए या फिर परचेज किया। यहां पे डेफिनेशन आप लिखें ओएमओ का, द मार्केट लिखें डेफिनेशन। सर मार्केट बोलिए सर, which subject we are studying? क्या हो गया? Sir, which subject we are studying? Great. This is your first class. Yes, sir. Haven't you received your message from your class? Which subject and which topic we are going to learn today? Yes, sir. Have you received the message from your class or not? Yes, sir, I have received. Then why you are asking the same question to me again and again? The topic clearly mentioned, the topic GA banking by Kunal sir. Okay. Okay, the market where government securities
will be sale and purchase treated as open market operation. Example, T-bill. The full form of T-bill, ट्रेजरी बिल. ट्रेजरी बिल क्या होता है? ये जब मनी मार्केट की क्लास में हम चलेंगे तो उसकी बात हम करेंगे कि व्हाट इज ट्रेजरी बिल, हम कितने अमाउंट का परचेज कर सकते हैं, कौन इशू करेगा, कौन परचेज कर सकता है, कितने मैच्योरिटी पीरियड के बाद हम सेल करेंगे, फेस वैल्यू क्या होती है, डिस्काउंट वैल्यू क्या होती है. अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है. तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आपको ध्यान रखना है, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी. जब हो जाए तो बताएं मेरे को. OMO के बाद क्या लिखा है सर सर? एग्जाम्पल टी बिल है ना वो? सर बोलिए. एग्जाम्पल आपने लिखा है टी बिल है ना वो? सेकेंड वर्ड टी बिल हम उसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं. फुल फॉर्म टी बिल का क्या होता है, तो उसके नीचे लिखा है ट्रेजरी बिल. ओके. यस सर. यस. हटाओ. नो सर, एक और Yes, sir. हो गया सर, रफ कर दीजिए. अरे फिर से किसने मैसेज लिखा भाई? मैसेज देखना पॉसिबल नहीं होता है. आई एम न्यू. ओके. मुस्कान पाटिल, ठीक है. दिग्विजय सेम. हितेश सेम. ठीक है, कोई बात नहीं. हटाओ. Yes, sir. यस सर. नो सर, नो सर. अरे दादा, बोलो क्या छूट गया वहां से, बोलिए, मैं बोल देता हूँ आपको. बोलो. विल बी के बाद कहाँ से? विल बी गवर्नमेंट सिक्योरिटी. will be sale and purchase. Will be sale and purchase treated as OMO. सेल एंड परचेस. Treated as या फिर known as लिख लीजिए, चलेगा. Known as OMO. क्या सर? Known as नोन एज OMO. OMO. एग्जाम्पल में ट्रेजरी बिल लिख लो. गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, तो थोड़ा सा यहाँ तक समझने के लिए, झलक दिखाने के लिए ट्रेजरी बिल. ट्रेजरी बिल. बस एक ही लिखना है, ट्रेजरी बिल. ओके. तो ट्रेजरी बिल को शॉर्ट फॉर्म में हम टी बिल कहते हैं. टी बिल जैसे हम सीडी बोलते हैं ना, सीडी स्टैंड फॉर हाँ. डिपॉजिट. सिमिलरली हाँ. टी बिल लिखो, टी बिल. ठीक है. देखिए, जिनकी नई क्लास है या पुरानी क्लास है, फिर से उनको मैं बताता हूं. लर्न बियॉन्ड यूट्यूब पे जाके सर्च करने का, उसको पहले सब्सक्राइब करने का, और जिसमें एक्सप्लोर या उसके हेडिंग में लिखा रहता है ना, क्या लिखा हुआ है, मैं ही भूल गया क्या लिखा हुआ है. एक्सप्लोर द रियल यू, ऐसा कुछ लिखा हुआ है भाई, याद ही नहीं आ रहा मेरे को भी. कोई बताता हूँ. हाँ, एक्सप्लोर द रियल यू, वो आपको देखने को मिलेगा. उसको जाके क्लिक कीजिएगा और उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक लिखा रहता है. उसमें उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है. पहले वीडियो देखने का, फिर उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा. उस लिंक पे जाके उस वीडियो का टेस्ट कीजिए और उस टेस्ट का इवेल्युएशन कीजिए कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं. और वो इवेल्युएशन हर एक संडे को मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इसके इतने मार्क्स आए हैं. बस वैसा नहीं कि मैं आपको अप्रिशिएट करूं कि सर आपके मार्क्स 20 में 20 में आए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. जो रियलिटी में आपको आ रहा है उतना ही आप काम करें. पहले पूरी तरह देखिए. 16 मार्क्स नहीं आए, ऑनेस्टली 16 मार्क्स आपको आ रहे हैं, वही ज्यादा अच्छा है. ऐसा नहीं कि पूरा देखने के बाद फिर से आपसे क्वेश्चन आए, फिर से वीडियो को देखिए, फिर से 20 से 20 लाने के लिए सो दैट मैं संडे को अनाउंसमेंट करूंगा 20 मार्क्स आपको आ गए. ऐसा बिल्कुल काम ना करें. 20 में 20 लाना इज नॉट इम्पोर्टेंट.
बट 20 में 15 ऑनेस्टी से लाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उससे क्या होगा कि टॉपिक वाइज क्लैरिफिकेशन आपको होता रहेगा। और मैंने बार बार कहा है कि ऑब्जेक्टिव देना एक आर्ट है। पूरी वीडियो को देखने के बाद जब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा वो क्वेश्चन, तो आपको लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, बट एक्चुअल में उस वीडियो में वो चीजें मैंने बताई हुई हैं, उन चीजों को समझना पड़ेगा आपको। और ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करना है, ये आर्ट है, ये आर्ट डेवलप करना पड़ेगा आपको। इस कारण से इतनी बड़ी इनिशिएटिव मैंने लिया है और लिंक शेयर करता हूं। ओके, समझ में आया अभी बातें? अरे समझ में आया क्या मेरे बंधुओं? यस सर। यस सर मैंने देखा था आपका ये नया वाला वीडियो। देखा था ना? हाँ। चलो नेक्स्ट इज MSF। क्या होता है फुल फॉर्म? मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी। वेरी गुड। तो पहली बात तो हमेशा से यही इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि फुल फॉर्म क्या होता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि मेरी जब भी कोई क्लास होगी तो मैं हमेशा से इस शॉर्ट फॉर्म पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दूंगा। कारण सिर्फ एक है कि 40 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपके शॉर्ट फॉर्म पे रहते हैं। एक छोटा सा नाम दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि NSF S स्टैंड फॉर व्हाट। तो आपको बहुत आसान लगेगा। ऐसे बहुत बार आपने काम किया, RTGS NEFT किया, लेकिन पूछा जाएगा कि NEFT S स्टैंड फॉर व्हाट। और चॉइसेस भी इतने खतरनाक होंगे कि आप उलझ से जाएंगे। फिनेंशियल है, फॉरेन है, फार्म है, या कुछ और रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि फाइनेंशियल होगा या फाइनेंस होगा या फॉरेन होगा। पता चला कि आंख बंद किया, दुर्गा माँ का नाम लिया, ऑप्शन नंबर C पर टिक लगा दिया, है ना? तो इसका अर्थ शॉर्ट फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखिए MSF का कंपैरिजन मैं एक रेट के साथ करूंगा। वो रेट कौन सा है? वो रेट है रेपो रेट। हमेशा और हमेशा MSF और कंपैरिजन रेपो रेट के साथ ही आपको करके देखना पड़ेगा। बोथ आर सेम। रेपो रेट में क्या होता था? रेपो रेट में होता ये था कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी बैंक को पैसे की जरूरत है तो RBI से वो पैसा लिया जा सकता था। दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। क्योंकि रेपो रेट को हमने कंपैरिजन किसके साथ किया था? बैंक रेट के साथ किया था। और ये बताया था the rate at which RBI lends money to other commercial banks called bank rate and repo rate both. But the difference between these two important rates was long term पर्पस के लिए बैंक रेट होगा, मतलब 90 डेज के बाद अगर कोई कमर्शियल बैंक पैसे वापस करती है तो बैंकों को रेपो रेट का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आज के डेट में कितना है बैंक रेट? 4.25%। और रेपो रेट कितना है? 4%। ओके, तो 90 डेज से बिलो के लिए अगर देगी तो रेपो रेट का देना पड़ेगा। तो रेपो रेट तो आप समझ गए कि रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों से लैंड करने के एवज में लेती है शॉर्ट टर्म के लिए, 90 दिनों के अंदर के लिए। MSF भी वही है कि अगर किसी बैंक को पैसे चाहिए, माइक ऑफ करो, किन्हीं का माइक ऑन है उस माइक को ऑफ कीजिए। MSF भी वही है कि अगर बैंक को RBI से पैसे चाहिए तो MSF बेस से भी हम ले सकते हैं, रेपो रेट से भी हम ले सकते हैं, बैंक रेट से भी हम ले सकते हैं। डिफरेंस इन तीनों का सिर्फ और सिर्फ एक है कि बैंक रेट कितने दिनों के लिए होगा? मोर देन 90 डेज के लिए होगा। रेपो रेट कितने दिनों के लिए होगा? लेस देन 90 डेज के लिए होगा। एंड MSF कितने दिनों के लिए होगा? कितना दिन लिखा है मैंने? मोर देन 90 डेज। अरे MSF भाई, एक दिन ओवरनाइट। ओनली एंड ओनली ओवरनाइट पर्पस, दैट इज 24 आवर्स। अभी ध्यान से सुनिए कि MSF होता क्या है। आपको ये समझ में तो आ गया कि MSF वो रेट है जिस रेट पे एक कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ओवरनाइट के लिए पैसे लेगी। दूसरी बात आप ये जाने, रेपो रेट और बैंक रेट के अंदर कोई भी कमर्शियल बैंक RBI से पैसे ले सकती है, बट MSF के अंदर ये प्रावधान नहीं है। MSF के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही बैंक पैसे ले सकती है जो बैंक क्या हो?
शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक हो। अब आप कहेंगे कि सर ये तो नया कंसेप्ट आ गया, शेड्यूल बैंक क्या होते हैं, है कि नहीं? हर एक जगह नया कंसेप्ट आता है। अभी आप सीधी सी बात ये जाने, वैसी बैंक जो माइक ऑफ वैसी बैंक जो आरबीआई की एक्ट 1934 के शेड्यूल नंबर 2 को फॉलो करती हो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। और आज की क्लास की सबसे बड़ी बात बता रहा हूं कि शेड्यूल बैंक हम किस बैंक को बोलते हैं। शेड्यूल बैंक आर दोज बैंक विच आर रजिस्टर्ड अंडर शेड्यूल नंबर 2, नॉट सेक्शन, शेड्यूल नंबर 2 ऑफ बीआरए एक्ट या सरफेसी एक्ट या पीएमएल एक्ट या केवाईसी एक्ट या फिर आरबीआई एक्ट। आरबीआई। अरे ये तो सामने सामने डकैती कर रहे हो यार, अभी बताया, अभी बीआरए एक्ट बोलते हो। बीआरए एक्ट लास्ट क्लास की बातें थी। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक्स विच आर रजिस्टर्ड। मैंने पहले ही लिखा है, आज के क्लास की सबसे बड़ी बात, इस टर्म का मतलब समझें कि अगर 1 घंटे 1.5 घंटे में भाषण देता हूं, उसमें से अगर बोल दिया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसकी गंभीरता को आप समझ लें। वो समझ जाए कि आउट क्वेश्चन है आपके क्लर्कियल एग्जामिनेशन के लिए। फर्स्ट लाइन क्लर्कियल एग्जामिनेशन में जो बैंकिंग टर्म से क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो ऐसा ही मैं जो हवा में बोलता हूँ वो पूछे जाएंगे आपसे। प्रोफेशनली ऑफिसर में थोड़ा सा पढ़ने की आपको जरूरत पड़ेगी। क्लर्कियल में तो जितना मैं बोल रहा हूँ उसमें जो मैं पूछता हूँ वही आपको देखने को सीधा सीधा देखने को मिलेगा। शेड्यूल बैंक आर दोज कमर्शियल बैंक्स विच आर रजिस्टर्ड अंडर आरबीआई एक्ट 1934 शेड्यूल नंबर 5। शेड्यूल 2। वेरी गुड, इसका मतलब जगे हुए हैं आप लोग। यस, शेड्यूल नंबर 2। क्या होता है शेड्यूल 2? ये बात की बात है, वो हम बाद में देखेंगे। तो एमएसएफ पे अभी हम है। एमएसएफ में सिर्फ वही बैंक आरबीआई से ओवरनाइट के लिए पैसे ले सकती है जो बैंक शेड्यूल हो, ओवरनाइट एंड शेड्यूल। तीसरी बात यह है कि हर एक बैंक को जब भी बैंक आरबीआई से पैसे लेती है तो उसके एवज में उसको रिजर्व रखना पड़ता है। जैसे आप बैंकों से लोन लेते हैं तो आपको बैंक में, जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको बैंक में रिजर्व रखना पड़ता है, चाहे अपनी संपत्ति गिरवी रखने पर, जिसको मॉर्गेज बोलते हैं, या गाड़ी लिया तो हाइपोथिकेशन रखना पड़ता है, जिसको हम हाइपोथिकेशन बोलते हैं, प्लेज असाइनमेंट रखना पड़ता है। वैसे ही जब एक कमर्शियल बैंक आरबीआई से रेपो रेट पे पैसे लेती है, अगर 10 करोड़ रुपए ले रही है तो 2 करोड़ रुपए उसे रिजर्व रखने पड़ते हैं, उसके एवज में आरबीआई को 10 करोड़ देती है। बट एमएसएफ में सबसे बड़ी प्रावधान यह है कि किसी भी रिजर्व को रखने की जरूरत नहीं है। एक बैंक अपनी एसएलआर रिजर्व को दिखा के भी, एसएलआर नया लागे हो या अजुआ लागे हो? पहिला वाला लागू। क्या हो गया? पहले से पहिला अरे वाला क्या पहला वाला? तो मुझे तो ये बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है। मैं तो जगाता हूँ। लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो। लिक्विडिटी रेशियो। आज के दिन में 3.35 है ना? नहीं सर, आज के इसमें 18% 18%। वेरी गुड, वेरी गुड। तो किसी भी बैंक को अगर एमएसएफ के अंदर लोन लेना है तो वो बैंक एसएलआर रिजर्व जो आज के डेट में 18% है उसको दिखा के भी पैसे ले सकती है। अभी आप बात है कि सर आखिर बैंक है, इसको ओवरनाइट एक दिन के लिए क्यों लोन चाहिए? तो इस कारण से चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट होती है 6 मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे। कब होती है? 15 days, half मंथली। अगर किसी ने टेस्ट दिया होगा तो उनको वहां पर दिखा होगा बाय मंथली बेसिस पे। तो वही काम है, अगर 15th को अपडेट करना है सीआरआर रेशियो को, और वहां पे अगर 10 करोड़ का शॉर्टेज हो गया तो एनी हाउ उसे अपडेट तो करना है आरबीआई के साथ। अगर 15th को अपडेट नहीं करेगी तो 16 को आरबीआई एक शो कॉज नोटिस भेज देगी, भाई ऐसा आपने क्यों किया। तो वो, और 14 तारीख को ये पता चला कि हमारे पास 10 करोड़ रुपए का शॉर्टेज है,
तो 14 तारीख को क्या करेगा आरबीआई से एक दिन के लिए, क्योंकि इसे सीआर अपडेट करना आरबीआई के पास, तो लोन ले लेगा। यही कारण है कि एमएसएफ से एक दिन के लिए लोन लिया जाता है। व्हाट इज एमएसएफ? द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक। अभी तक मैंने क्या लिखा था बैंक रेट और रेपो रेट में? द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू अदर कमर्शियल बैंक। यहां पे क्या लिखा रहा हूं? द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक। व्हाट इज शेड्यूल कमर्शियल बैंक? द बैंक व्हिच आर रजिस्टर्ड अंडर आरबीआई एक्ट 1934 शेड्यूल नंबर 2 फॉर ओवरनाइट पर्पस अगेंस्ट SLR रिजर्व इज कॉल्ड एमएसएफ। लिखें एमएसएफ। The rate at which RBI lends money to schedule commercial bank against SLR reserve for overnight purpose on higher rate of interest, that is ROI, on higher rate of interest than रेपो रेट। अगर रेपो रेट आज के डेट में 3.35% है, 4% है, तो उससे ज्यादा होगा देन रेपो रेट कॉल्ड एम मार्जिनल, एस स्टैंडिंग, एफ फैसिलिटी। सर हायर के बाद क्या लिखा है आपने? हायर आरओआई, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेपो रेट से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट एमएसएफ का होगा। ऐसे रेपो रेट में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 4 है ना, तो एमएसएफ का आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? जितना बैंक रेट का है, दैट इज 4.25%। एक वेबसाइट का मैंने नाम लिखा है, क्या लिखा है पढ़ो जरा। www.rbi.gov.in। हाँ, कभी कभी इसको भी खोल कर देखने का, ऐसे www.facebook.co.in खोलते हैं ना, वैसे ही कभी कभी इसको भी खोलने का। वो किसी काम का नहीं है, इसको खोलिएगा तो कुछ जानकारी आपको मिलेगी कि एमएसएफ का रेट कितना है, बैंक रेट का रेट कितना है, रेपो रेट का रेट कितना है। तो आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है rbi.org.in। वहां पर लेफ्ट हैंड साइड में करंट रेट रहते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। एमएसएफ कितना है, बैंक रेट कितना है, तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। The rate at which RBI lends money to scheduled commercial bank. This is very important. Scheduled commercial bank only against SLR reserve for overnight purpose on higher rate of interest than repo rate called MSF. जिनकी पहली क्लास है, SLR का फुल फॉर्म जरूर लिखेंगे। स्टैट्यूटरी, STATUTORY, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। अभी तक जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है और प्रिंटिंग ऑफ करेंसी पढ़ लिए हैं, पहले प्रिंटिंग ऑफ करेंसी की टेस्ट दीजिएगा और फिर मॉनेटरी पॉलिसी के वीडियो अपलोडेड है टेस्ट लिंक के साथ, उसको दीजिएगा। आपकी उन्नति आपके हाथ। और हर संडे मैं टेस्ट के मार्क्स अनाउंस करूंगा, लेकिन आपको ईमानदारी के साथ टेस्ट देना है, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। मेरे से बाही लूटने के चक्कर में चोरी डकैती का काम नहीं करें, क्योंकि बैंक एक ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे आपका सिलेक्शन हो गया। फेयर सिलेक्शन अगर चाहिए तो फेयर प्रैक्टिस, फेयर कंडक्ट आपको रखना पड़ेगा। हटाओ सर
सर जैसे आपने एमएसएफ का 4.5% बताया, वैसे ओएमओ का कुछ परसेंटेज नहीं है ना? किसका? ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओएमओ तो हम सिक्योरिटी बेचते हैं ना, तो उसमें क्यों रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? वो तो आरबीआई से हम लेते ही नहीं, वो गवर्नमेंट का सिक्योरिटी है, इसका अर्थ उसका कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ओके हाँ सर। हाँ ओके ओके ओके। सर बोलिए। सर ये लर्न बियॉन्ड आपने बोला यूट्यूब चैनल ऐप है कि हम्म। सर यूट्यूब पे डायरेक्ट जाके मतलब? यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो, मिल जाएगा लर्न बियॉन्ड चैनल को। सर आपने आरबीआई सर। अंडर का वो लिखा है नहीं? बोलो बोलो बोलो। आरबीआई का एक्ट 1934 वो वाला लाइन लिखना है सर। वो शेड्यूल कमर्शियल को एक एक करके पूछो, थोड़ा जोर से बोलो, मुझे फटाफट पता चलेगा, आंसर भी दे सकता हूँ। पूछो। सर मैंने बोला कि आपने जो आरबीआई एक्ट 1934 शेड्यूल नंबर 2 लिखा है, वो लिखना है क्या सर? नहीं, वो अभी नहीं लिखना है। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक में नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे ना, जिसमें कमर्शियल बैंक, एसबीआई, नेशनलाइज्ड बैंक बताएंगे, उस समय स्पष्ट लिखाऊंगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल बैंक क्या सेक्शन 3? हाँ बोलो, अभी बोलो। सर जिनका आज फर्स्ट लेक्चर है तो हम लोग आज कौन सा मतलब वीडियो देखे? पहली लेक्चर है तो कुछ नहीं देखने का, सिर्फ मेरा लेक्चर देख लो, काफी है। एक दो क्लास के बाद ऑटोमेटिक आप लोगों को मालूम चल जाएगा। फर्स्ट लेक्चर वाले जहाँ टेंशन नहीं लें, एकदम एंजॉय करते हुए पढ़िए, है ना। पहले क्लास दूसरे क्लास में टेंशन नहीं लेने का, सारी बात मैं ऑटोमेटिक बता देता हूँ। पहले क्लास दूसरे क्लास टेंशन, आराम से बिल्कुल एंजॉय कीजिए, बिल्कुल पढ़िए। कुछ समझ में नहीं आता है मेरे से 10 बार पूछिए, जेन्युइन सवाल पूछिए, जेन्युइनली आंसर दूंगा मैं। लेकिन पहले दूसरे क्लास में नो टेंशन, नो फियर। कंपटीशन बहुत आसान है, मैं फिर से बोलता हूं, कंपटीशन बहुत आसान है, बशर्ते सतत प्रयास आपने किए तो। अगर आपने रखा कि 2 महीना पढ़ते हैं, तीसरे महीना तो प्रोबेशनरी ऑफिसर बन ही जाएंगे, तो कंपटीशन टफ है। फिर तो 10 साल भी ऐसी पढ़ाई कीजिएगा तो होने वाला नहीं है। लेकिन कंटिन्यूस पढ़ाई किया, ऑनेस्टली पढ़ाई किया, हाँ ना, कुछ चीज सीखने के लिए हमने पढ़ाई किया है, तो फिर कर सकते हैं। मैंने भी पढ़ाई किया ना, मैं भी 2 साल, जब तक बैंक में नहीं पहुंचा था तब तक 2 साल पढ़ते रहा, तक पता ही नहीं चलता था क्या पढ़ना है। अभी तो यूट्यूब बहुत हो गया ना, 2010 में कुछ पता ही नहीं था। खुद आर.एस. अग्रवाल बना लेते थे, ऐसा लगता था कि हम ही आर.एस. अग्रवाल है, हम ही IIM कार्ड है, हम ही के कुंदन है। अब तो बहुत सारे सोशल साइट्स है, हर एक चीज की जानकारी आपके पास है। उसके बावजूद क्या नहीं हो पाता है, तो हमारी जो इंटरेस्ट है वो नहीं रह पाती है। उस इंटरेस्ट को बनाए रखना आपको थोड़ी सी देर के लिए। हेलो सर। सर डाउट पूछना था। आज तो माइक लगाया ही नहीं मैंने। लिखना है, थोड़ा साइड हो जाओ। करंट अफेयर्स आता है 6 मंथ्स का, वो किस के बारे में आता है? मैडम जब क्वेश्चन को फिर से रिपीट कीजिए। सर जो करंट अफेयर्स आता है 6 मंथ्स का, जो भी पढ़ना रहता है, वो किसके बारे में पढ़ना किसने रहता बोला है? 6 मंथ का? 6 मंथ्स का। किसने बोला 6 मंथ का आता है? पहले नाम बताओ। आपको किसने बोला 6 महीने का आता है? पहले नाम बताइए। सर मैंने ही बोला था। अच्छा सर और सर और रेलवे वगैरह में मेंशन है कि करंट अफेयर 6 मंथ लेटेस्ट ऐसा लिखा रहता है। देखिए नहीं देखो, अब ठीक है अभी देखो क्या होता है। 6 मंथ हम कहने के लिए कहते हैं, बट एक्चुअली आपको आपके मेंस एग्जामिनेशन से 4 महीने पहले तक का पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि लास्ट के 1 महीने का अपडेट आपके मैगजीन में भी आपको नहीं मिलता है। इस कारण से सिर्फ 4 महीने पहले तक ही करंट अपडेट आपको पढ़ने हैं। 6 महीने की जानकारी के चक्कर में मत रहें। पढ़ लेते हैं तो और अच्छी बात है, पढ़ के अगर वो अंदर चला गया आपके पास तो और अच्छी बात है, बट अदरवाइज 4 महीने इनफ सफिशिएंट। आपने अगर सही तरीके से पढ़ा है तो अगर 6 महीने आपको अगर डाइजेस्ट हो जाता है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो 1 साल का भी पढ़ लो।
सर तो उसके लिए कौन सा सोर्स प्रेफर करना है? रेलवे के एग्जामिनेशन में जो करंट अफेयर्स होते हैं, सुने रेलवे वाले, रेलवे के एग्जामिनेशन में जो करंट अफेयर्स होते हैं वो लिस्ट होते हैं, लिस्ट। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। आवाज गया। सर मैंने म्यूट किया था क्योंकि बहुत ज्यादा बजा। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। अभी भी नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही है। अरे सॉरी, मेरा ही म्यूट हो गया था। अभी आवाज आ रही है ना? हाँ यस सर। हाँ सर। रेलवे के एग्जामिनेशन में लीस्ट करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, नॉट मोर देन 5-6। एसएससी एग्जामिनेशन सेम 6-7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बैंकिंग एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां 15 करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं। तो बैंकिंग में सबसे बड़ा करंट अफेयर्स का दायरा है। एसएससी और रेलवे के लिए 5-6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से काफी है। सर बैंकिंग के लिए क्या रेफर कर सकते हैं सोर्स, मतलब अड्डा 247 या क्लाउड अफेयर्स या ग्रेड अप? पहली क्लास है क्या तुम्हारी? नहीं सर, 5 मंथ्स हो गए सर। 5 मंथ्स हो गए? हाँ लगातार मेरे लेक्चर में आप बैठे हैं? हाँ सर। अरे दादा, लास्ट क्लास लेक्चर मैंने बताया है क्या हम फॉलो करें, कैसे बोलते हो कि हम बैठे हैं? मैंने स्पष्ट बताया किसी एक वेबसाइट को आप फॉलो कीजिए और किसी एक मैगजीन को आप फॉलो कीजिए, है ना। जनरली हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन से 1 महीने पहले प्रतियोगिता दर्पण भी खरीद लिए, बैंकिंग यू भी खरीद लिए, बैंकिंग क्रॉनिकल भी खरीद लिए, मतलब तमाम मैगजीन खरीद लेते हैं। ऐसा होता नहीं है। अगर एक्चुअल कंपटीशन है आप में तो किसी एक वेबसाइट, अगर किसी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, तो किसी एक वेबसाइट को आप फॉलो कीजिए और किसी एक मैगजीन को आप फॉलो करते रहिए, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण को आप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि बहुत रिप्यूटेड मैगजीन है, या फिर बीएससी को भी आप फॉलो कर सकते हैं, निर्देशक.com है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्लाउड अफेयर्स है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, बैंकर सट्टा है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। किसी एक वेबसाइट, किसी एक मैगजीन को फॉलो कीजिए। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन चीजों का डिस्कशन अपने फ्रेंड के साथ आप कीजिए, तो चीजें लंबे टर्म के लिए आपको याद रहेगी। मैं चलूंगा अपने क्लास को आगे लिए और आपके एलएएस की ओर, नहीं तो पता चला कि ये क्लास कम, क्वेश्चन आया, सेशन ज्यादा हो जाएगा। समय आप मेरे से बोलो मैडम। Article 1934 section number 2 और schedule number 2। शेड्यूल 2 जिनके लेक्चर छूट गए हैं वो लेक्चर, जिनके पहले या दूसरे क्लास हैं वो लेक्चर आपके क्लास के यूट्यूब चैनल पे भी है, वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं। फोकस क्लासेस पे आपके डाले हुए हैं जो भी लेक्चर आपके छूट गए हैं। नाम है LAS, फुल फॉर्म है लिक्विडिटी। देखिए लिक्विडिटी का मतलब क्या है? पैसा या पानी? हाँ, लिक्विडिटी जब भी फाइनेंस में बात करेंगे तो लिक्विडिटी का मतलब फ्लो ऑफ मनी। लिक्विडिटी ए फॉर एडजस्टमेंट और एस फॉर फैसिलिटी। देखिए इस LAS के 2 बेटे हैं और दोनों का नाम आप जानते हैं। इस LAS के 2 बेटे हैं, एक का नाम है रेपो रेट, बैंक रेट, और दूसरे का नाम क्या है? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो। इसका से बोलता हूँ, ज्यादा खाने पे नहीं, ऐसे ही वोमिटिंग होगा। एक का नाम है रेपो रेट, दूसरे का नाम है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट आज के रेट में कितने परसेंट है? 4%। रिवर्स रेपो रेट कितने परसेंट है? 3.35%। तो सिर्फ एक ही बात जाननी है आपको, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अगर किसी बैंक को पैसे चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, उसको एडजस्ट करके कौन देगा? कौन देगा? आरबीआई देगी। और आरबीआई को पैसे चाहिए तो कौन देगा? रिजर्व बैंक देगी। तो सिर्फ LAS में इतना ही है कि LAS इज अ टूल टू
mismatch or to overcome liquidity shortage of bank as well as RBI. RBI को भी जब लिक्विडिटी का शॉर्टेज होगा तो रिवर्स रेपो रेट पे पैसे मंगा सकती है, और बैंक को जब लिक्विडिटी शॉर्टेज होगा तो रेपो रेट से आरबीआई से ले सकती है। इस कारण से लाभ के दो कंपोनेंट हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। एक में आरबीआई से पैसे हम ले सकते हैं, एक में आरबीआई को पैसे हम दे सकते हैं। लिखें LAS। The rate at which RBI can lend money to other commercial bank from commercial bank respectively, ये हमने क्या लिखा है ये समझे पहले, मैंने respectively लिखा है। इसका मतलब है कि the rate at which RBI can lend money to commercial bank, this is for repo rate, and receive money from commercial bank, this is for reverse repo rate। तो ये तो आप ऐसे भी डेफिनेशन आप जानते हैं, ये बेसिकली मैंने उनको लिए लिख दिया है जिनकी आज पहली क्लास है कि रेपो रेट होता क्या है और रिवर्स रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट में एक कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसे उधार ले सकती है, और रिवर्स में उल्टा होता है, आरबीआई बैंकों से पैसे उधार ले सकती है। जिसमें उल्टा लिया जाएगा बैंकों से लिया जाएगा वो रिवर्स कहलाएगा, जिसमें आरबीआई से लिया जाएगा उसको रेपो कहलाया जाएगा। सर बोलिए। सर रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से हमेशा ज्यादा होगा क्या? रेपो रेट हमेशा, ठीक है, ये क्वेश्चन तुमने अच्छा पूछा है। पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। ऑब्वियसली ज्यादा होगा। रुको, थामा, अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपने क्या किया, तो अपने बाजू वाले से उधार मांगा, ठीक है, या आप अपने बाजू वाले को पैसा उधार दे रहे हैं, तो उनसे आप ज्यादा इंटरेस्ट लोगे या आपके पापा उधार मांग रहे हैं उनसे ज्यादा इंटरेस्ट लोगे? क्या करोगे? बाजू वाले से। बाजू वाले से मांगोगे ना, क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व है। रिस्क ये इन्वॉल्व है कि अगर रात में आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो बाजू वाला आपके बाजू में है या दुबई भाग गया, माल्या की तरह, पता नहीं है। लेकिन घर में तो रिस्क नहीं है ना, घर में तो पापा जो है वो नहीं देंगे। जहां पे रिस्क इन्वॉल्वमेंट कम होगा वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? किसी ने क्वेश्चन पूछा, समझ में आ रहा है? यस सर, समझ गया। यस, जहां पर रिस्क इन्वॉल्वमेंट हमारा कम है। आरबीआई के पास दे रहे हैं, ये तो बैंकर्स बैंक है, ये तो पैसा निश्चित है वो वापस करेगा ही नहीं। इसको आरबीआई दे रही है, ये कमर्शियल बैंक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व ज्यादा है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि रेपो रेट में जब भी बैंक को पैसा दिया जाता है आरबीआई के द्वारा, तो उसके एवज में कुछ रिजर्व रखे जाते हैं, है कि नहीं? अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। ये तो पापा ही है सब बैंकों का, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो कम है। ओके सर वो नीचे वाला सर डेफिनेशन रेट कौन एक्सप्लेन डिसाइड करो करता ना। है? पहले मैडम का क्वेश्चन सुनता हूं, फिर कोई और भी क्वेश्चन पूछा है। मैडम ध्यान से सुने, द रेट एट विच आरबीआई कैन लेंड मनी, ध्यान से सुने मैडम, द रेट एट विच आरबीआई कैन लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक। ये हमने क्या लिखा है, ये पार्ट ये छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ इतनी ही बात समझें। द रेट एट विच आरबीआई कैन लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रेपो रेट। समझ में आया? अभी इसका और पार्ट क्या है, द रेट एट विच आरबीआई कैन रिसीव मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। तो ये जो पार्ट है ये किसके लिए है? ये रिवर्स के लिए है,
और ये जो पार्ट है अंडरलाइन वाला वो किसके लिए है? रेपो रेट के लिए। संभवतः आज आपकी पहली क्लास है, इस कारण से थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत आई है आपको, बट डोंट वरी, नहीं आएगी। सर बोलिए। मेरा भी एक डाउट है पूछिए, बिल्कुल बिंदास पूछिए। सर। वो आपने प्रिंटिंग करेंसी का टेस्ट कहा था ना अटेम्प्ट करने के लिए, तो मैंने जैसे वो अटेम्प्ट किया तो उसमें 15 नंबर क्वेश्चन पे पूछा था कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग कहाँ पे लोकेट है। तो सर उसका आंसर तो नासिक और हैदराबाद आना चाहिए था, बट वो ऑप्शन में ही नहीं था। तो मैंने नासिक और देवास पे नहीं मैडम, नासिक और हैदराबाद कैसे नहीं है? क्या बात करती हो आप? सर वो है, मुझे पता था, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था सर। तो मैंने नासिक और देवास पे टिक किया तो वो भी रॉन्ग आया, हैदराबाद और नोएडा आंसर दिखाया सर। तो मुझे वो पूछना, हाँ सर, फिर मुझे वही पूछना था हैदराबाद और नोएडा कैसे आया? मेरे साथ भी हुआ था। अच्छा, हो सकता है, ठीक है। इसको देखो ये कितनी अच्छी बात आपने बताई है कि अगर ऐसे मार्क्स आपके आए हैं जिसमें एक में कंफ्यूजन आया, पढ़ने के बावजूद यहाँ पे कंफ्यूजन आया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत बार इन चीजों को पढ़ा, इन चीजों को सर्च किया। वीडियो भी देखा वापस से कि कहीं मैंने गलती की रहेगी नासिक और हैदराबाद में। नहीं, बहुत अच्छी बात। एक बार मैं जरूर ओवरव्यू करूंगा, क्योंकि किसी के मार्क्स मुझे 20 आउट ऑफ 20 नहीं दिखाई दिए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन के आंसर गलत थे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता किसी के मार्क्स 20 नहीं आए। एक बार मैं जरूर ओवरव्यू करूंगा। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? थैंक यू सर। मीना। ओके, मीना कनौजिया। ओके, ये समझ में आया? सर रिवर्स रेपो रेट डिसाइड कौन करता है? कौन डिसाइड करेगा रे? अच्छा, मुझे को ये बताओ, मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड कौन करता है? आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट रिवर्स रेपो रेट है कि नहीं, ये पहले बताओ। हाँ है, पार्ट है। डिसाइड कौन करेगा वो आप बताओ। आरबीआई। आगे डिसाइड करेगा। चलो आगे। हाँ सर। देखो, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपके ही पास आंसर है, आपके मुंह से सिर्फ निकलवाना है, बस काम खत्म। सब तार को अगर मिला देंगे ना तो ऑटोमेटिक वो जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो काम करने लगता है। सब तार जो है तो छूट जाता है ना, तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो पाता है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछने का। एक बात मुझे भी है सर, वो प्रिंटिंग वाले में। बिल्कुल पूछिए। बिगेस्ट बैंक में प्रेस इज लोकेटेड एट, कहाँ पे होगा? मतलब मैसूर, बालसन, नासिक क्या देगा? सुनाई नहीं दे रहा। मैडम जरा फिर से बोलो, जरा नहीं आवाज आ रही आपकी। बिगेस्ट बैंक नोट प्रेस इज लोकेटेड एट, बोलिए, डाउट बोलिए। हेलो, डाउट बोलो मैडम, डाउट। बिगेस्ट बैंक नोट प्रेस इज लोकेटेड एट, आवाज सही नहीं आ रही है आपकी। टाइप कर दीजिए। मैडम संभवतः कुछ नेटवर्क में इशू है आपके साथ, तो मुझे तो आवाज नहीं आ रही है, और किसी को आवाज आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो मेरे को जरा बताओ। नो सर, आवाज समझ में नहीं आ रही है। हाँ सर, जो आपने लिक्विडिटी एलएफ का जो भी आपने अभी डेफिनेशन लिख कर दिया, उसमें क्या बताया कि ना आरबीआई लेंड मनी, मतलब जो रेपो रेट है, आरबीआई क्या करती है, मतलब रेपो रेट है ना जो कमर्शियल बैंक देती है ना सर आरबीआई को इंटरेस्ट। हाँ, और फिर रिवर्स रेपो रेट आरबीआई कमर्शियल बैंक को देती है इंटरेस्ट। करेक्ट। हाँ, ऐसा है। तो सर डेफिनेशन में क्या है रिवर्स रेपो रेट? रेट एट विच आरबीआई कैन रिसीव मनी। द रेट, एक्चुअल डेफिनेशन रिवर्स रेपो रेट का लास्ट क्लास में मैंने लिखाया था, द रेट एट विच आरबीआई बोरो मनी, बोरो मतलब उधार लेना, बोरो मनी फ्रॉम अदर कमर्शियल बैंक कॉल रिवर्स रेपो रेट। उधार लेती है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी दूसरे कमर्शियल बैंक से उसके एवज में आरबीआई इंटरेस्ट पे करती है 3.35%, दैट इज कॉल्ड reverse repo rate, that is called borrow money from other commercial bank. This is the actual definition of reverse repo rate, not last. तो सर ऐसा दिया आपने, the rate at which RBI can receive money from commercial bank call रिसीव से देखो, रिसीव और बोरो लगभग यहाँ पे सेम ही होगा। रिसीव का मतलब पैसा वापस लेना, बट एक्चुअल टर्म इज बोरो, क्योंकि हम उधार लेते हैं ना, हम क्रेडिट पे लेते हैं किसी कमर्शियल बैंक से, तो क्रेडिट भी लिख सकते हैं,
या अगर रिसीव आप बोरो के मायने में समझ सकते हैं तो रिसीव लिखें, अदरवाइज द टर्म इज बोरो मनी। बिगेस्ट बैंक लोकेटेड। फिर से पूछो क्वेश्चन। सर बिगेस्ट बैंक नोट प्रेस इज लोकेटेड एट, ऐसा क्वेश्चन पूछा है चैट में। आपने नहीं बताया था वीडियो में भी। इधर है 1928 में उस बिगेस्ट बैंक नोट का एस्टैब्लिशमेंट हमने मध्य प्रदेश में किया है। कौन सा है मध्य प्रदेश में? कौन सा प्रिंटिंग प्रेस है भाई? देवास। देवास है ना, तो देवास इज द राइट आंसर, है कि नहीं? हाँ सर। सर अगर रिवर्स रेपो रेट आरबीआई डिसाइड करती है तो ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन रहता है कि नहीं इतना ही होना चाहिए रेपो रेट के कंपैरिजन में, ऐसा कुछ? दैट डिपेंड ऑन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। आरबीआई सिग्नल तो डिसाइड नहीं कर सकती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। संभवतः अगर देखा है वीडियो तो आपको मालूम चला होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या है। इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि अगर हम कमर्शियल बैंकों से पैसा लेंगे, अदरवाइज ये सिचुएशन जनरली आपके इंडिया में नहीं आती है जब तक कि कोई वॉर वगैरह ना हो, जब तक कोई बड़ा इकोनॉमिकल क्राइसिस ना हो। सिर्फ ये प्रावधान बनकर रहा हुआ है। इस कारण से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अगर डिसाइड करती है कि 3.35% है तो 3.35% होगा, है कि नहीं? ओके सर। चले, our next topic is difference between बैंक एंड एनबीएफसी। अभी ध्यान से सुनिए, उसके बाद लिखने और लिखाने का काम हम करेंगे। बैंक क्या होता है ये तो आप भली भांति जानते हैं कि भाई हम जाते हैं, अकाउंट खोलते हैं, पैसे का ट्रांजेक्शन हम करते हैं, हमारा रिटेल फाइनेंशियल स्टोर हमें मिलता है, क्रेडिट कार्ड भी हमें वहीं पे मिलता है, हमें लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, हमें जनरल इंश्योरेंस मिलता है, हमें लॉकर फैसिलिटी मिलता है। एक मिनट। तो बैंक से तो आप भली भांति अवगत है कि ये बैंक होता है। बैंक होने के लिए इसको लाइसेंस मिलना जरूरी है। लाइसेंस इसको वर्ल्ड बैंक देता है। एम आई राइट? नहीं, आरबीआई देती है सर। वेरी गुड, आरबीआई देती है, ये तो जग जाहिर है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि कौन सा सेक्शन और कौन सा एक्ट के अंदर ये लाइसेंस मिलता है? 22 BRA एक्ट में। BRA एक्ट Great. Under section 22 of BRA Act, RBI provide license to any bank. Clear? तो बैंक वो होता है जिसे आरबीआई लाइसेंस देती है BRA एक्ट 1949 के सेक्शन नंबर 22 के अंदर। Whereas एनबीएफसी नाम में ही लिखा हुआ है कि मैं बैंक हूं लेकिन बैंक नहीं हूं। फुल फॉर्म क्या है भाई? नॉन बैंकिंग। अभी जब बाबा रामदेव बोल रहे हैं तो मुंह खोलना जरूरी है। जब मैं पूछूंगा तो बोलना ना भाई, अभी क्यों मेरे साथ साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि सर मैं बोल देता हूं, मेरे को आप भारत रत्न अवार्ड दे दो, पद्म भूषण दे दो, पद्म विभूषण दे दो, सब दूंगा। अभी मैं जिस फ्लो में हूं उस फ्लो को रोके मत, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बैंक वो होता है जिसको बीआरए एक्ट के अंदर आरबीआई लाइसेंस देती है। एनबीएफसी वो होता है जिसके पास बैंक का लाइसेंस नहीं है, फिर भी बैंक जैसा वो काम करता है। एंड द फुल फॉर्म इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कलरफुल एग्जामिनेशन। नॉन बैंकिंग फाइनेंस। सी स्टैंड फॉर कंपनी होता है, कॉर्पोरेशन नहीं होता है। पहली बात तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। तो आखिर आप बीआरए एक्ट के अंदर लाइसेंस मिल गया बैंक को तो बैंक काम कर रही है, लेकिन एनबीएफसी को लाइसेंस कौन देता है? सीधी सी बात है, एनबीएफसी के पास जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो आरबीआई ही है, बट एनबीएफसी जो रजिस्टर्ड होगा वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर होगा। जैसे बैंक किसके अंदर रजिस्टर्ड हुआ? बीआरए एक्ट के अंदर ना।
वैसे ही कंपनीज एक्ट 1956, क्योंकि एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, तो कंपनीज एक्ट के अंदर उसको लाइसेंस मिलेगा। पहला डिफरेंस यही है। दूसरा डिफरेंस, कोई भी एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अभी आप बोलेंगे कि सर ये डिमांड डिपॉजिट होता क्या है? तो दो टाइप की बैंक में डिपॉजिट होती है, एक को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट और दूसरे को हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट, और इसी को मिला के हम बोलते हैं एनडीटीएल। क्या बोला हमने? एनडीटीए। हाँ, एनडीटीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। वेरी गुड। नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी एंड टाइम लाइबिलिटी। आपका जो पैसा बैंक में रखा हुआ है वो बैंक के लिए एसेट है ना? योर डिपॉजिट इन बैंक इज एसेट फॉर बैंक। यस। एसेट लायबिलिटी। मुझे मालूम था ना कि इसका आंसर एसेट नहीं आएगा, इसका आंसर मैंने बोला था। देखिए, आपने अपने पैसे अगर अपने बाजू वाले को दे दिए हैं तो वो पैसा बाजू वाले के लिए एसेट हो गया या लायबिलिटी हो गया? लायबिलिटी। बैंक के लिए एसेट कैसे हो गया भाई? योर डिपॉजिट इन बैंक, चाहे वो आप सेविंग अकाउंट में कर रहे हैं, करंट अकाउंट में कर रहे हैं, पीपीएस अकाउंट में कर रहे हैं, एफडी अकाउंट में कर रहे हैं, सुकन्या अकाउंट में कर रहे हैं, एचयूएफ अकाउंट में कर रहे हैं, एनआरआई अकाउंट में कर रहे हैं, दुनिया कोई भी अकाउंट में आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, दिस इज ए लायबिलिटी फॉर बैंक। क्लियर? यस सर। यस सर। अगर बैंक ने आपको लोन दिया है, फिर से बोलता हूँ, whereas अगर आपको बैंक ने लोन दिया है तो दिस लोन इज एसेट फॉर बैंक। ये समझ में आया? हाँ सर। अभी देखिए, मेरा कंसर्न क्या था? मेरा कंसर्न था कि बैंक में दो टाइप की डिपॉजिट होती है, एक को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, दूसरे को हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट होता है कि हमने पैसा भरा और जब भी बैंक से डिमांड करें तो बैंक हमें पैसा दे। आपकी सैलरी आई 20,000 रुपए और आप एटीएम में अपने कार्ड को डालते हैं, एटीएम क्या बोलता है कि हम अभी बंद है, कर्फ्यू में आइएगा, ऐसा बोलता है क्या? नहीं सर। डिमांड किया, आपने डिमांड किया, आपको पैसे मिले ना? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। It means your current account and saving account is a kind of demand deposit account. समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। Whereas अगर आपने एफडी में पैसा भर दिया और रात में आप क्या कर रहे हैं, एटीएम डाल रहे हैं, पैसा मिलेगा क्या? नहीं। नो सर। क्योंकि आप जिस समय एफडी कर रहे थे उस समय आपने बैंक को बोला कि मैं ये 6 महीने के लिए कर रहा हूँ, ये मैं 2 साल के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आपने वहां पे पीरियड फिक्स कर दिया, दैट इज टाइम बार आपने लगा दिया है, तो वो जो अकाउंट है वो टाइम डिपॉजिट अकाउंट कहलाएगा। बट सर अभी ये दोनों चीज ऐसा सर, आप बोलो फिर उसके बाद बोलते हैं। अभी पहले मेरे को ये टॉपिक पढ़ाने दो, फिर सलाम को उससे पूछते रहना, ठीक है? मेरा कहने का मतलब क्या है, माइक ऑफ करो जरा। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैंने पहली डिफरेंस बताई, तो चूंकि टॉपिक हमारा बैंक और एनबीएफसी के बीच में डिफरेंस जानना है, इसका पहला डिफरेंस हमको ये पता चला कि एनबीएफसी वो इंस्टीट्यूशन होगी जिस कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर लाइसेंस मिला होगा। बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगी जिसको बीआरए 1949 के अंदर सेक्शन नंबर 22 के अंदर लाइसेंस मिले होंगे। दिस इज फॉर सेकंड डिफरेंस। कोई डिमांड डिपॉजिट आपसे कोई पूछेगा, कोई बोलेगा, समझ में आएगा ना डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? हाँ। Bank can accept demand deposit. The meaning of this demand deposit, you can open your CASA account. CASA का full form है current account and saving account. You can open your CASA account with a bank, whereas you cannot open your CASA account and you cannot do any single transaction of demand deposit account with NBFC. इस दो में कोई दिक्कत है आप लोगों को? नो सर। पे ऑर्डर का नाम सुना है? पे ऑर्डर या डीडी का नाम सुना है? डिमांड हाँ सर, सुना है, हाँ। So yes, demand. Yes, you can ask. देखिए, किसी का अगर माइक ऑन है तो सिर्फ मेरे से बात करने के लिए माइक ऑन रखिए,
अगर कोई घर के अंदर काम चल रहा है तो अननेसेसरी मेरे को डिस्टर्ब मत कीजिए। और गजनी की तरह मेरे को पीछे फ्लैश बैक आते रहता है कि ये अभी हो गया, ये इसके बाद ये पढ़ाना है। वो बीच में अगर टूट गया ना लाइन, तो पता चला सुकन्या समृद्धि अकाउंट, एनपीए अकाउंट पढ़ाने लगूंगा, तो कौन सा क्या पढ़ा दूं पता ही नहीं क्या पढ़ा दूंगा। इस कारण से माइक सिर्फ मेरे से जब आप वाद विवाद करते हैं तो मैं वो माइक खोलिए। पे ऑर्डर का मतलब है डिमांड ड्राफ्ट। आपसे कोई बोलता है पे ऑर्डर मुझे बनवाना है, तो आप समझ जाए बैंक के अंदर रहते हुए या बैंक के बाहर रहते हुए, द मीनिंग ऑफ पे ऑर्डर इज डिमांड ड्राफ्ट। यू कैन आस्क ए डिमांड ड्राफ्ट फॉर बैंक, नॉट फ्रॉम एनबीएफसी। थर्ड डिफरेंस समझ में आया? नहीं सर, फिर से बताना क्या? अरे जब एनबीएफसी में अकाउंट खोल ही नहीं सकते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट क्या मांगेंगे? कुछ भी नहीं। तो एनबीएफसी डिमांड ड्राफ्ट दे ही नहीं सकती है, बैंक डिमांड ड्राफ्ट दे सकती है। इतना ही आपको अंतर जानना है कि नहीं? एक बैंक खोलने के लिए, मैं अकाउंट की बात कर ही नहीं रहा हूं, एक बैंक खोलने के लिए जो मिनिमम पैसा लगाना है वो कितना है आज के डेट में? 500 करोड़। 500 करोड़। ठीक है। हमने आरबीआई खोला था once upon in time in Kolkata in 1935 on the recommendation of Young and Hilton Committee with paid up capital of कितना? 5 crore। 5 करोड़। वेरी गुड। और देखिए आज मैं खुद खड़ा होकर बोल रहा हूं, आज आपको सिर्फ एक बैंक खोलना है। वो तो हमने सेंट्रल बैंक, बैंकर्स बैंक खोल दिया उस समय। आज सिर्फ एक बैंक खोलना है तो मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना चाहिए? 500 crore. Whereas if you want to open an NBFC, minimum paid up capital required is 200 crore. only 2 crore, not 200, only 2 crore, 200 लाख। ठीक है। और सर पहले कितना बोला था आपने? 500 करोड़ है ना? 500 करोड़ बैंक खोलना है तो भाई करोड़ों में वो भी 500 करोड़ चाहिए, लेकिन एनबीएफसी खोलना है 2 करोड़ रुपए चाहिए सिर्फ। अगर आप लोगों के पास है तो मेरे पास भेज दे, देखता हूं मैं क्या कर सकता हूँ 2 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया कि बैंक में आप डिमांड डिपॉजिट का कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, वैसे ही आप एनबीएफसी में सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे मैंने बताया कि बैंक में आप डिमांड डिपॉजिट का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, एनबीएफसी में नहीं कर सकते हैं। बट बैंक में आप टाइम डिपॉजिट का भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और एनबीएफसी में कर सकते हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि एनबीएफसी में आप एफडी अकाउंट खोल सकते हैं। क्लियर? बैंक में तो आप खोल ही सकते हैं, वो तो आपको पता ही है। एनबीएफसी में भी आप एफडी खोल सकते हैं, बट एनबीएफसी में आप अकाउंट नहीं खोल सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट जाने, और यही आपके आज की क्लास की दूसरी सबसे बड़ी बात है। पहली सबसे बड़ी बात क्या पढ़ाया था जो मैंने लिखवाया नहीं? शेड्यूल सेकंड शेड्यूल में एनएफसी उन लोग की। वेरी गुड। मैंने बढ़ाया था लेकिन लिखवाया नहीं, वो अगली क्लास में लिखवाऊंगा। मैंने बताया था आज की क्लास की पहली बड़ी बात यह है कि वो बैंक जो आरबीआई 1934 के शेड्यूल नंबर 2 को फॉलो करती है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। और आज के क्लास की दूसरी सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, एक बैंक जो एटीएम ओपन करती है उस एटीएम को जिस नाम से हम जानते हैं उसे हम बोलते हैं ब्राउन लेवल एटीएम। क्या बोलते हैं? ग्राउंड लेवल एटीएम। और एक एनबीएफसी के द्वारा एस्टैब्लिश्ड एटीएम जिस नाम से जाना जाता है, आज के क्लास की दूसरी सबसे बड़ी बात है, दैट इज व्हाइट लेवल एटीएम। इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हाइट लेवल एटीएम कौन एस्टैब्लिश कर सकता है, WLA का फुल फॉर्म बताओ, व्हाइट लेवल एस्टैब्लिश करने के लिए कितना एफडीआई लगेगा। मतलब नंबरलेस टाइम्स ये आपके क्वेश्चन पूछे गए आपके बैंकिंग के एग्जामिनेशन में। इस कारण से आज की सबसे बड़ी दूसरी फैक्ट मैंने इसका नाम दिया है, व्हाइट लेवल एटीएम कौन एस्टैब्लिश करेगा? आंसर इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एनबीएफसी बोलो ना, मैं चुप हो जाता हूँ तो आप भी चुप करना, मैं तो जगाने की कोशिश करता हूँ। व्हाइट लेवल एटीएम कैन ओनली बी एस्टैब्लिश्ड बाय एनबीएफसी, व्हेयरएज बैंक एस्टैब्लिश्ड एटीएम इज कॉल्ड ग्राउंड लेवल एटीएम। अगर आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम है, एसबीआई के एटीएम है, बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम है,
या किसी भी बैंक का एटीएम उसको हम ब्राउन कहेंगे। क्यों कहेंगे हम ब्राउन? जब एटीएम के क्लाउड में हम चलेंगे तो पता चलेगा कि व्हाइट क्यों कहते हैं, ब्राउन क्यों कहते हैं, क्या ट्रांजेक्शन चार्ज है, कब पेनल्टी आपको लगती है, पैसे अगर आपके डिस्पेंसर मशीन से नहीं आए हैं तो आपको क्या कोर्स ऑफ एक्शन करना पड़ता है। बट आज के क्लास में सिर्फ हम बैंक और एनबीएफसी में डिफरेंस देख रहे हैं, तो हमें इतना देखना है कि एनबीएफसी जो एटीएम एस्टैब्लिश करेगी उसको हम WLA बोलेंगे। WLA का फुल फॉर्म होता है व्हाइट लेबल एटीएम। वेयर एक बैंक के जो है एस्टैब्लिश एटीएम को जिस नाम से हम जानते हैं दैट इज BLA, ब्राउन लेबल एटीएम। एक बैंक को SLR, CRR रिजर्व रखना कंपलसरी है बाय मंथली बेसिस पे। एनबीएफसी के साथ ये प्रावधान नहीं है। क्लियर? एक बैंक के लिए FDI की लिमिट भी फिक्स है, 26% फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक, 74% फॉर प्राइवेट बैंक, whereas this limit is up to 100% for NBFC। मतलब आज हमें अगर NBFC खोलना है तो 100 का 100 रुपया, 100 का 100 करोड़ हम बाहर से मंगवा ले सकते हैं। बट पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर पैसा लगाना है सिर्फ 26% और प्राइवेट बैंक में हमें पैसा लगाना है सिर्फ 74% की लिमिट FDI के अंदर, दैट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारे पास फिक्स है। DICGC अजूबा लग रहा होगा नाम। आवाज नहीं आ रही है सर? ये इसका सब्सिडरी ऑफ RBI, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट कंट्रोल, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट कंट्रोल कहां से ले आया तुम? गारंटी कंट्रोल कहां से लाया? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैं आप लोगों को बताते हुए ले चलता हूं। अगर वही चीज आप बोलेंगे कि C स्टैंड फॉर कुछ भी डाल दें, C स्टैंड फॉर कैट है, बाकी जो करना आपको कर लो, ऐसे नहीं चलेगा यार। कंपटीशन क्वालिफाई करना है। अगर मैंने बताया क्रेडिट डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो आपके मुंह से सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ही निकलना चाहिए, उसके एवज में कुछ भी नहीं निकलना चाहिए। ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, DICGC का कवरेज आपको बैंकों को मिलता है, NBFC का कवरेज आपके बैंकों को नहीं मिलता है। इतनी बात हमें लिखनी है, लिखें। और चलें, क्या लिखना है? बैंक में करता क्या है? क्या होता है? अच्छी बात है, बताता हूं। फटाफट लिखो। बैंक में लिखा है लाइसेंस अंडर BRA 1949 सेक्शन नंबर 22, लाइसेंस अंडर कंपनीज एक्ट 1956। पहले तो इसका फुल फॉर्म जरूर लिखिए। पहले NBFC का फुल फॉर्म लिखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस। C स्टैंड फॉर कंपनी है, कॉर्पोरेशन है। कॉर्पोरेशन नहीं है, कंपनी है। कंपनी है, हाँ। तो NBFC का फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है आपने? फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, एक्ट का नाम एक्ट है BRA। BRA का फुल फॉर्म है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। NBFC का सर? NBFC का फुल फॉर्म नहीं सर, फर्स्ट पॉइंट उसका लाइसेंस के बाद नहीं सॉरी NBFC का क्या? लाइसेंस अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ओके सर। लाइसेंस अंडर कंपनीज एक्ट, क्योंकि कंपनी है ना, तो कंपनीज एक्ट के अंदर उसको लाइसेंस मिलता है। कंपनीज एक्ट कब का है? 1956 का है। उसका रूपांतरित वर्जन 2013 का है, वो भी लिख लीजिएगा, कहीं ऑप्शन में 1956 ना पूछा जाए तो उसका अमेंडेड वर्जन पूछा जाएगा, क्योंकि हमने चेंज किया है तो 2013 है।
टाइम डिपॉजिट, यस। सर ये 2013 क्या है आपने बोला अभी? पहले लिखो, उसके बाद बताता हूं अंत में। पहले लिख लो, फिर तमाम क्वेश्चन पूछो। सर लास्ट लाइन नहीं दिख रहा है। दिखेगा दिखेगा। छह पॉइंट अभी तक मैंने लिखे हैं, इन 6 पॉइंटों को लिखे हैं आप। सर मैंने लिखा है SLR के आगे क्या लिखा है? लास्ट पॉइंट कंपल्सरी, कंपल्सरी। CRR SLR रिजर्व कंपल्सरी बैंकों को रखना है। NBFC के लिए रिजर्व कंपल्सरी नहीं है। सर मंथली बेसिस ना? मंथली नहीं, मंथली नहीं, कौन सा बेसिस? 15 days. CRR SLR. By monthly basis, always remember, by monthly basis, all monetary policy rates has to be updated on by monthly basis. बाय मंथली का मतलब होता है, बाय मंथली का मतलब होता है ट्वाइस इन मंथ, हर एक 15वें दिन। ओके सर वो SLR के ओके bracket सर। में क्या लिखा है आपने? कंपल्सरी। पूछो पूछो पूछो। कंपल्सरी, कंपल्सरी। अब मेरा राइटिंग है वो चाइनीज वाला है ना, क्या करूंगा मैं? सर वो बाजू में ऐसे क्रॉस क्यों किया है सर? वो NBFC को नहीं रखना Not- है, नॉट not लिखिए, नॉट कंपल्सरी। सर वो APM BLA WLA देखिए ये जो ATM लिखा है हमने, इसमें BLA लिखा है, इसका फुल फॉर्म लिखिए, BLA का फुल फॉर्म। BLA का मतलब क्या होगा? ब्राउन लेबल ATM ब्राउन LABEL, लेबल ATM। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? एनी टाइम मनी, यही ना? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। टेलर। The full form of ATM is automated। हमेशा याद रखें, ऑटोमेटिक नहीं होता है, एनी टाइम मनी नहीं होता है। The full form is automated teller machine। बाद में हम इसकी बात करेंगे, अभी आप सिर्फ इसका फुल फॉर्म लिखें ब्राउन लेबल ATM, और यहाँ पे लिखें व्हाइट। LA का फुल फॉर्म सर? वाइट White, L stand for White London, label ATM. L stand for L stand for London, लेबर लेबल्स नहीं, लेबर भी नहीं, लेबर लेबल वाइट लेबर लेबल ATM। लेबल लेबल रेड LABEL। हमें अभी तक लग रहा है कि अभी तक 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं, एक 1914 से लेकर 1919 तक हुए हैं, और दूसरा 1938 से, जब तक हमें हिरोशिमा और नागासाकी के बम नहीं गिराए तब हुए हैं। आपकी क्लास इस लेवल पे हो जाएगा। LABEL। सर वाइट लेबल और जो BLA का है ना, समझा नहीं। कुछ नहीं समझना है मैडम, सिर्फ चुपचाप लिखो कि बैंक जो ATM एस्टैब्लिश करती है उसको हम ब्राउन कहते हैं, NBFC जो ATM एस्टैब्लिश करती है उसको हम व्हाइट कहते हैं, आज की क्लास के लिए। लेकिन पूरी बात कहाँ बताऊंगा? जब ATM के क्लास में हम आएंगे, जिस समय हम रुपे कार्ड बताएंगे, जिस समय वीजा कार्ड बताएंगे, जिस समय मेट्रो कार्ड बताएंगे, है ना, जिस समय हम NPCI का नाम हम बताएंगे,
डिजिटल पेमेंट गेटवे का नाम बताएंगे, उस समय डिफरेंस बिटवीन DLA एंड व्हाइट लेबल ATM विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। आज के क्लास में कुछ नहीं जानना है एक्सेप्ट कि ब्राउन बैंक का होगा और व्हाइट NBFC का होगा। बैंक के लिए जितनी भी बात इंपॉर्टेंट है सारी की सारी बात मैं बताऊंगा, डोंट वरी। बैंक के लिए टेंशन लेना भूल जाओ भाई तुम लोग। क्या बैंक में होता है, ये 3 महीने के बाद आपसे खुद देखिएगा कि आपसे कोई पूछेगा तो ऐसा लगेगा कि मैं 5 क्वेश्चन पूछ देता हूँ इससे, लेकिन उसके लिए लगातार मेरी क्लास करनी पड़ेगी। एक बार आ रहे हैं, दूसरे बार जाके आप नरीमन पॉइंट पर बैठ जाइएगा और तीसरे बार जाके आप वो है ना, वो कहाँ पे जू है बोरीवली में, अरे बोरीवली में है ना जू को, संजय गांधी जू चौपाटी किधर है? संजय गांधी नेशनल पार्क। नेशनल पार्क बस ज्यादा काम नहीं चलने वाला है। फॉर दैट यू हैव टू अटेंड माय लेक्चर ऑन कंटिन्यू बेसिस। हटाओ क्या इसको सर अपने उस हाँ CRR सर। प्लस 2013 सर 2013 का क्या बताया? अभी द अमेंडेड वर्जन ऑफ 1956 में एक्ट आया, लेकिन उस एक्ट में जो हमने बदलाव किए हैं, जो अमेंडमेंट हमने किए हैं वो 2013 में हमने किए हैं, राइट। तो कंपनीज एक्ट का जो ईयर है वो 1956 दे या 2013 दे, बोथ विल बी ट्रीटेड एज सेम, क्योंकि अमेंडमेंट होता है ना, सुधार हम करते हैं। अमेंडमेंट 2013 में हमने किए हैं कंपनीज एक्ट में। सर वो CRR प्लस SLR क्यों ऐसे लिखा है? CRR and SLR reserve is compulsory for bank and this reserve is not compulsory for NBFC. What is CRR and SLR? For that you are requested to watch video on your class YouTube channel. CRR एक बैंक को लाइसेंस लेते के समय RBI के पास कंपल्सरी कैश के फॉर्म में पैसे रखने पड़ते हैं गिरवी without किसी इंटरेस्ट के, whereas SLR is a type of reserve which a bank need to maintain with itself. एक बैंक को एक रिजर्व किसी भी फॉर्म में अपने पास मेंटेन करना पड़ता है, वो मार्केट में लिक्विडिटी लोन के रूप में हम कस्टमर को नहीं दे सकते हैं। दिस इज कॉल्ड SLR रिजर्व। जो RBI के पास रखेंगे उसको हम बोलेंगे कैश, क्योंकि कैश के फॉर्म में होता है। रिजर्व क्योंकि हम रिजर्व रखते हैं, और रेशियो 4% है, और SLR जो बैंक खुद के पास रखेगी 18% है, वो बैंक की अपनी सिक्योरिटी होगी। ये बेसिकली रिजर्व हम सिक्योरिटी के लिए रखते हैं कि अगर मेरी सैलरी 20,000 रुपए है, उस सैलरी में से पूरा खाया पिया घुमा पचाया 16,000 खर्च कर दिए, लेकिन 4,000 रुपए का तो SIP कर लूं, है कि नहीं। तो ये जो मैं अपने लिए सेव करता हूं, ये मेरी SLR और CRR है। जो मार्केट में मैं कस्टमर को होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, मुद्रा लोन ये सब देता हूं, ये मेरा लेंडिंग है। ओके, फॉर न्यू स्टूडेंट, क्योंकि आप न्यू मुझे लग रही हैं, इसका अर्थ मैंने आपको बताया है। बोलो। हाँ सर, जैसे कि आपने बताया कि फॉर बैंकिंग लाइसेंस द मिनिमम पेड अप कैपिटल इज 500 करोड़। तो जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे बड़े प्लेयर्स है, जैसे रिलायंस है, हिंदुजा नॉलेज है, तो कोई मतलब कुछ पॉलिटिक्स मतलब why are not there into this banking business? वेरी गुड। अभी ओके, एक मिनट, अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, ओके है या नहीं? यस। तो हर एक ग्रेजुएट बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर है क्या, या एलिजिबिलिटी है ये? दिस इज वन ऑफ द एलिजिबिलिटी। ग्रेजुएशन होना इज वन ऑफ द एलिजिबिलिटी है कि अगर आप ग्रेजुएट रहिएगा तो प्रोबेशनरी ऑफिसर बनिएगा, ऐसा है क्या? नो, मल्टीपल एलिजिबिलिटी। सेम। तो बैंक खोलने के लिए पेड अप कैपिटल एलिजिबिलिटी इज 500 करोड़। ऐसा नहीं है कि जिसके पास 500 करोड़ हो वो बैंक खोल के बैठ जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल वे, है ना। तो उसके लिए देयर आर एन नंबर ऑफ एनेक्चर। उन चीजों को अगर फुलफिल करता है तो ही वो उसको बैंक के लाइसेंस दिया जाएगा, है कि नहीं? ओके, तो सर मतलब दे कैन डू ना, मतलब जो बड़े हाउसेस है। रिलायंस बैंक को आपको मालूम नहीं है? तो सिर्फ पेमेंट बैंक में ना, वो तो मतलब हाँ, यस, रिलायंस इज ए पेमेंट बैंक एसोसिएटेड विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फॉर पेमेंट बैंक मिनिमम पेड अप कैपिटल इज 100 किया। बाद में बताऊंगा, जिस समय स्मॉल बैंक पेमेंट बैंक की बात करेंगे उस समय रिलायंस की बात करेंगे। बट एक प्राइवेट बैंक हमें खोलना है तो जितनी भी एलिजिबिलिटी होगी उसमें से एक एलिजिबिलिटी 500 करोड़ की है, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया।
ओके चलो आगे। चले। यस, लिखें एफडीआई, पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बैंक। जिस बैंक में आप जाना चाहते हैं, कितनी बैंक है वैसी, कितनी ऐसी बैंक है जिसमें आप जाना चाहते हैं? 20 हाँ? 22 है। कितना है बताओ भाई? 11 देखो जरा कितने पानी में है आप लोग? 26 26 22 12 ना 11 या 12 11 है शायद। IBPS के अंदर 12 बैंक आते हैं और SBI 12 होंगे। ओके, देखिए 12 क्या है? 12 इज ओनली गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक, है कि नहीं? बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाता है कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, तो आंसर विल बी, किसी ने बोला अभी, आंसर कितना होगा? 12 मैंने बोर्ड पे लिखा है, कितना लिखा है? 12 ऐसे बैंक हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जिसमें से 11 आपके नेशनलाइज्ड बैंक हैं और एक बाबा बैंक है। बाबा बाबा बैंक का नाम ही सुना है? RBI ये बाबा बैंक है ना? SBI जहां पे सब जाना चाहते हैं वो बाबा बैंक कहलाता है, तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। बस इतनी बात सर, एक मिनट, सर। पहले लिख लो, पहले ये लिख लो, 9 डिफरेंस लिख लीजिए, फिर 10 क्वेश्चन पूछो चलेगा, बट पहले लिख लीजिए एफडीआई लिमिट और पब्लिक सेक्टर बैंक 26% और प्राइवेट बैंक आपने गलत लिखा है सर। एक मिनट, आवाज मुझे ही इको आ रहा है सर। अभी ठीक है। अभी ठीक है क्या? भूख लग गया था उसको। चलो, फॉर एनबीएफसी दिस लिमिट इज अप टू 100%, whereas DICBC coverage is available for bank and this coverage is not available for NBFC. Minimum paid up capital required for opening of bank is 500 CR, whereas for NBFC only and only 2 crore. पहले लिखिए, फिर क्वेश्चन पूछिए। सर आपने 200 लाख भी लिखा है और 200 लाख का मीनिंग है 2 करोड़। 100 लाख का मीनिंग है 2 करोड़। अरे भाई मेरे को ये बताओ कि अगर लाख में लिख दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? कोई गुनाह किया क्या? FDI का फुल फॉर्म क्या है सर? बाबा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हाँ, किसने पूछा एफडीआई का फुल फॉर्म? लिखे एफडीआई का फुल फॉर्म, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक, जो गवर्नमेंट बैंक है उसमें 26 रुपया ही हम बाहर से ले सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक है उसमें 74 रुपया तक हम बाहर से ले सकते हैं। मतलब फॉरेन कंट्री का इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया के प्राइवेट सेक्टर बैंक में इस लिमिट तक हो सकता है। एनबीएफसी 100 रुपीज, अगर 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 2 करोड़ रुपए हम बाहर से ले सकते हैं। डीआईसीजीसी, जिन बच्चों का आज पहला क्लास है उनको डीआईसीजीसी नहीं मालूम होगा कि होता क्या है। देखिए, डीआईसीजीसी एक ऐसी कंपनी है जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने 1978 में किया है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। ये आपके सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट के अगेंस्ट बैंकों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। अगर बैंक दिवालिया हो जाए तो आपके 5 लाख रुपए तक यहाँ इंश्योरेंस है। मैंने लिमिट भी बताया था। डीआईसीजीसी जो सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, है ना, जिस समय हम REBIT पढ़ रहे थे उस समय डीआईसीजीसी का जो मैक्सिमम कवरेज है वो 5 लाख रुपए तक है। दिस 5 लाख रुपीज कवरेज इज टू बैंक अगेंस्ट ऑल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट। आपकी जो डिपॉजिट बैंक में रखी हुई है, अगर बैंक दिवालिया होती है तो ओनली, ऐसा नहीं कि बैंक में आग लग गया तो डीआईसीजीसी कवरेज देगी 5 लाख का, नहीं। सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशन के ही केस में
दिवालियापन के केस में ही आपके पैसे 5 लाख रुपए तक सेफ हैं। इफ योर डिपॉजिट वॉज 100 रुपीज तो 100 रुपए मिलेगा, लेकिन अगर डिपॉजिट आपकी 10 लाख रुपए है तो DICGC 5 लाख रुपए तक आपको इंश्योरेंस देगी। दिस इज व्हाट DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आई होप कि यहां तक की बातें आपको समझ में आई होगी। जिनको नहीं समझ में आया, कुछ छूट गया, कुछ लिखना है तो मेरे से पूछ सकते हैं। सर FDI का फिर से एक बार बताओ ना। द फुल फॉर्म ऑफ FDI इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नहीं सर, वो पब्लिक और प्राइवेट का कुछ बताया ना आपने 26 और 74 का। वो लिमिट है ना, जैसे 10 लाख रुपए हमें चाहिए, 10 लाख में तो बैंक खेलती ही नहीं है। सपोज 100 करोड़ रुपए किसी बैंक को चाहिए, तो 100 करोड़ में 26 करोड़ बाहर के विदेश का पैसा हमारे बैंक में लग सकता है। ये पब्लिक की बात होगी। प्राइवेट में अगर 100 करोड़ रुपए HDFC बैंक को चाहिए तो 100 करोड़ में 74 करोड़ रुपए हम किसी बैंक से, किसी इंस्टीट्यूशन जो FII में डील करती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में डील करती है, तो उनसे हम 74 करोड़ रुपए तक ले सकते हैं। वो एक लिमिट है। अलग अलग सेक्टर के आधार पर गवर्नमेंट अलग अलग FDI की लिमिट फिक्स करती है ना। जब FDI की भी क्लास पढ़ाऊंगा, आप ऑटोमोबाइल में 100% है, पावर सेक्टर में 100% है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में 100% है, आपकी जो ये डिफेंस सेक्टर है उसमें भी 100% किया गया है लिमिट को। तो अलग अलग सेक्टर के आधार पे अलग अलग लिमिट है। कितना पैसा, विदेशी पैसा हमारे कंपनी में लग सकता है, ये गवर्नमेंट लिमिट तय करती है। वो लिमिट यहाँ पे लिखा हुआ है। सर 100% मतलब पूरा ले सकते हैं क्या? पूरा का पूरा पैसा। सर DICGC का फुल फॉर्म क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी, डिपॉजिट पे इंश्योरेंस, क्रेडिट पे गारंटी, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हेलो सर, अभी रिसेंट में कौन सा DICGC बैंक हुआ है क्या? रिसेंट में कौन सा केस हुआ है क्या DICGC का? नहीं, अभी तक तो कोई लिक्विडेशन वाला केस नहीं आया। बाकी जो बैंकें हैं, जैसे आपने लक्ष्मी विलास राव बैंक देखा होगा, कुछ कोऑपरेटिव बैंक देखा होगा, उसको RBI ने डायरेक्ट प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पे उस पर अंकुश लगाया है। कोई बैंक का दिवालियापन तो अभी बहुत दिनों से नहीं हुआ है। ओके, यहीं तक की बात हम रखेंगे। कुछ और क्वेश्चन है किन्हीं के पास? सर ये YouTube पे आपका जो वीडियो आएगा जिसमें वो क्विज खेलना रहता है, आप बोले थे क्विज का क्वेश्चन मतलब ये सर, तो ये इससे रिलेटेड रहेगा कि वो वीडियो पूरा अलग रहेगा? वो वीडियो देखना रहेगा? नहीं, इसी से रिलेटेड रहेगा। पहले वो उसका टाइटल देखने का कि क्या टाइटल है ना, उसके हिसाब से काम करने का। पहली क्लास है सर FDI समझा ना वापस। जिन्होंने मेरे से पूछा उनकी पहली क्लास है? नो सर, नो सर। हाँ नहीं सर। अच्छा ठीक है। हाँ, और क्या पूछा किसी ने? सर FDI समझा ना वापस। FDI सर ये जो आपने ऊपर 12 लिखा है, तो 12 गवर्नमेंट बैंक है। मैंने वो 12 हमने क्या लिखा है ना, ये नेक्स्ट क्लास में ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स की बैंक की बात करेंगे। उसमें यही हमारा टॉपिक ही होने वाला है नेक्स्ट क्लास, कि कितने कमर्शियल बैंक हैं, कितने प्राइवेट बैंक हैं, कितने फॉरेन बैंक हैं, कितने कोऑपरेटिव बैंक हैं। डोंट वरी, वो 12 मत लिखो, अननेसेसरी आज की क्लास को बोझा मत बनाओ। ये 12 ऑटोमेटिक नेक्स्ट क्लास में आपके जुआ पर रहेगा कौन कौन सी बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक में हमने OBC और यूनाइटेड बैंक को मर्ज किया, इंडियन बैंक में हमने इलाहाबाद बैंक को मर्ज किया, कैनरा बैंक में हमने सिंडिकेट बैंक को मर्ज किया, यूनियन बैंक में हमने आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक को मर्ज किया। नेक्स्ट क्लास जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप बोलेगी। डोंट वरी, डोंट राइट 12 बैंक। किसी ने बोला FDI को समझाओ। FDI कुछ नहीं है, उधार लेना अपने देश के बाहर के इंसान से। दिस इज FDI, बिल्कुल लो लेवल लैंग्वेज में समझें। आप अपने देश से उधार ले सकते हैं किसी भी आदमी से, लेकिन बाहरी देश में बैठे हुए आदमी से आप कितना उधार ले सकते हैं, दिस इज ए लिमिट फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दिस पॉलिसी इज कॉल्ड FDI। ओके सर DICGC एक्सप्लेन करो ना एक बार। DICGC is a deposit insurance credit guarantee corporation of India। आपके जो भी अकाउंट किसी बैंक में है, उस अकाउंट के वो रखने के एवज में एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है
जो बैंकों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है कि अगर वो बैंक में आपका अकाउंट है वो दिवालिया हो गई, बैंकरप्ट हो गई, तो आपको 5 लाख रुपए तक का दिया जाएगा। आपको नहीं दिया जाएगा, आपके बैंक को आपके अकाउंट के अगेंस्ट इंश्योरेंस दिया जाएगा, फिर वो बैंक आपको रिटर्न करेगी पैसे। अभी हम LIC करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? इंश्योरेंस करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? तो जिंदा रहते हुए LIC का पैसा आता है क्या? नहीं। आप LIC करवाते हैं और बोलते हैं कि आज मैं जा रहा हूँ, पैसा आएगा क्या? नहीं सर, तो मिलता नहीं है। वही आपके DIC के साथ है कि आपका अगर बैंक दिवालिया मतलब मर गया, आपका सीधी सी बात समझो, अगर आपका बैंक मर गया है तो जो काम LIC आपके साथ करती थी वही काम DIC आपके बैंक के साथ करेगी। बिल्कुल सी लेवल लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, उसमें समझाता हूँ। हाँ समझा सर। आता समझ लेगा? हो सर समझला। और काही क्वेश्चन आएगा तुम्हारा? सर टेस्ट में सारे वीडियोस के है वो नीचे लिंक होगा ना उसका? क्या हो गया? जो आपने टेस्ट बोला ना, वो सारे वीडियोस का है ना? तो यहीं पे मैं आपके क्लास को रखता हूँ। 15 मिनट टाइम ज्यादा हो गया, तो टाइम से ज्यादा नहीं पढ़ने का, नहीं तो सर दर्द कर रहेगा। मैं पढ़ाने के लिए तो मैं बिल्कुल खाली बैठा हुआ हूँ, लेकिन ज्यादा पढ़ने का नहीं। नेक्स्ट क्लास आपके पास जो भी कंफ्यूजन है, जो भी क्वेश्चन है, अपने पास बता के रखिए। नेक्स्ट क्लास मेरे साथ जुड़िए, इससे आए कि हम बात करेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर।